हाय दोस्तों, आप सभी का सरशाह यूपीएससी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और ज्योग्राफी के पार्ट जो 3 4 आप तो 3 पहुंच चुके थे, जो चौथा पार्ट है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है भारत की मृदाओं के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है उसमें, सबसे इम्पोर्टेंट जलोढ़ मृदाएं होती हैं। बहुत क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो आइए हम भारत की मृदाओं के बारे में जानते हैं। भारत की जो मृदाएं हैं वो कैसे हैं, क्या कौन कौन तरीका है, मतलब कौन कौन सी हैं, ये भी जानते हैं। तो देर नहीं करते हैं, आप सीधा वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि हाँ, ये चीज़ें सही जा रही हैं आपके लिए। और शुरू 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 करते हैं अभी जल्दी से। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया, जो निम्न प्रकार की हैं। कौन किसने किया है? भारत की कृषि अनुसंधान परिषद ने। भारत की कृषि अनुसंधान परिषद ने। और आपको पता है, जो जलवायु था उसको भी 8 प्रकार से बांटा जा सकता था। किसने किया था? वो कोपेन ने किया था। पहली है, जो 8 में से पहली है जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा की बात करते हैं हम। इसमें यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। आपसे एग्जाम में वैसे पूछेगा पोटास की बहुलता कौन सी मृदा में होती है, तो पोटास की बहुलता आपके एलो, एलोवियल सॉयल या जलोढ़ मृदा में होती है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है यहाँ पे। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है ये। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। और जलोढ़ मृदा जो है ना, भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मृदा का बना हुआ है। यह 2 प्रकार का होता है, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। पुराने जलोढ़ मृदा को कहते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मृदा को बोलते हैं खादर। जलोढ़ मृदा उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मृदा काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। काली मृदा, उसके बाद ब्लैक सॉइल है। इसका निर्माण का बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्माण इसका हुआ, बेसाल्ट चट्टानों से। इसमें आयरन मिलेगा आपको, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होगी। किसके? आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ब्लैक सॉइल में आपको 4 तत्व बहुत ही बहुलता से मिलेंगे। आयरन यानी लोहा, चूना चूना और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता बनेगी। इसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन अब जितना एलुवियल में पाई जाएगी पोटास, उतना इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें भी पोटास की मात्रा पाई जाती है। और इस मिट्टी का काला रंग जो है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है, एवं जीवाश्म रहता है इसकी वजह से होता है। जीवाश्म वहाँ तो नहीं था एलुवियल में, लेकिन यहाँ पे जीवाश्म होता है। और जो काली है ना, उसका वजह ये है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, ये वजह इसकी है। एग्जाम में आपसे नाम पूछ लेगा। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। यहाँ पे फास्फोरस नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, जैव पदार्थ नहीं होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मृदा जो है ना, वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र में, और तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुन तिरुनलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। अब तीसरा बात करते हैं हम लाल मृदा, रेड सॉइल की। इसका निर्माण जलवायुविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कार्यांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से हुआ है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। किसकी होती है? सिलिका और आयरन, लोहा फेरस बोलते हैं उसको, इसकी बहुलता होती है। ठीक है। और लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है वहां पे।
लेकिन जल योजित रूप में या पीली दिखाई देती है। जब जल जुड़ जाता है उसमें तो दिखाई देती है पीली। सॉरी। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आप देखिए जो लाल मृदा होती है वो अम्लीय होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अभी तक आपने देखा कि फास्फोरस और नाइट्रोजन तीनों में कमी दिखी थी आपको, वहाँ था ही नहीं या कमी थी। पर मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। जहाँ पे लाल मृदाएं होंगी वह ऐसा दिखता है ज़्यादातर कि वहाँ पे उर्वरता विहीन बंजर भूमि होगी वहाँ पे। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो खासी जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्र, नागालैंड, राजस्थान के अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती हैं। जो रेड सॉइल होती है वो। लैटेराइट मृदा क्या होती है? लैटेराइट मृदा जो होती है ना वो उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। ये मृदाएं उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम होती है। जब बारिश होती है ना तो वो निकलना शुरू हो जाती है वहाँ से, जो जो मृदाएं होती है वो निकलना शुरू हो जाती हैं। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निच्छादित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमीनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देती है, यानी इसमें भी ह्यूमस नहीं मिलता है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता। नाइट्रोजन इसमें भी नहीं पाया जाता, फास्फोरस इसमें भी नहीं पाया जाता है, जो अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग उसको देख रहे हैं। और लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता है इसमें, लेटराइट वाले में लौह ऑक्साइड और पोटास। अब बात करते हैं हम। लैटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कौन? लैटेराइट मृदा। शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लैटेराइट, सफेद लैटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लैटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लैटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लैटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त होती हैं। सफेद लैटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। किसके कारण? केओलिन के कारण। भूमिगत जलवायु लैटेराइट लैटेराइट काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लैटेराइट मृदा चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। ठीक। अब बात करते हैं पांचवा, शुष्क मृदाएं जो एकदम शुष्क रहती हैं। यह मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवड़ी होती हैं। इसका रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त, तो नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं पाएगा। और फास्फेट जो है ना सामान्य मात्रा में होते हैं, यानी थोड़े बहुत मात्रा में फास्फेट यहाँ मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन तो बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन किसी में नहीं मिला, पांचों में नहीं मिला। तो कभी एग्जाम में अगर आया कि कौन सी मृदा में नाइट्रोजन पाया जाता है, आप बोला इनमें से कोई नहीं, सीधी सी बात। कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। इस मृदा की तली में
कंकड़ों की परत यानी चूना की मात्रा बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं अनुर्वर होती हैं क्योंकि इसमें ह्यूमस एवं जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप में विकसित हुए हैं। लवण मृदाएं ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदा भी कहते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। यह अनुर्वर होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती हैं। अनूप मतलब किनारा। इसका अधिकतर प्रसार जो है ना पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों से है। कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदाएं भी लवड़ी होती जा रही हैं। ये कहीं भी आप मेन से इसको लिख सकते हो, मेन से भी। और मृदा की ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है। मृदा की लवणता की ऐसी समस्या से निपटने के लिए खासकर पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, उसको जिप्सम डालते हैं। जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। हम देखते हैं पीट मृदाएं, इसको बोलते हैं पीट मृदाएं। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती हैं। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी हैं। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, ओडिशा एवं तमिलनाडु में पाई जाती हैं। हम बात करते हैं वन मृदाओं की। ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन एवं संरचना बदलती रहती है। घाटियों में से दुमटी और पामशु होती है तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कड़ों वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती हैं। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती हैं। ठीक है। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। और अब इसका जो एग्जाम में अब क्या आएगा, वो आएगा कहाँ किया गया और कब किया गया। तो 1953 में किया गया, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। और मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1959 में किया गया। दो आपके सामने मिलेगा, एक केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड जिसकी स्थापना 1953 में की गई है। दूसरा मिलेगा जोधपुर में जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, वो मिलेगा आपको 1959 में। यही आपसे एग्जाम पूछेगा, अगर पूछेगा तो। आइए बात करते हैं भारतीय मृदाएं एक नज़र में, देखते हैं क्या है। ये मृदा हो जाएगा, ये क्षेत्र हो जाएगा कहाँ मिलती है, और ये मुख्य फसलें हो जाएंगी। और पोषक तत्वों की प्रचुरता, ऐसे कौन सा पोषक तत्व जो सबसे ज़्यादा वहाँ मिलता है। ठीक है। जो जलोढ़ मृदा की बात करते हैं, यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब
तथा थोड़ा सा इसको अलग करना पड़ेगा ऐसे करके, ये वाला है पार्ट। ठीक ऐसे है। कहाँ कट गया वो? जलोढ़ मृदा शायद कट जाता है कभी कभी। अच्छा आ गया। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्र तटीय मैदान, ये होता है जलोढ़ मृदा जहाँ जहाँ मिलता है। और कौन कौन सा बनता है? धान, गेहूं, चना, पोटाश। अच्छा ये तो पोटाश उधर चला जाएगा। गन्ना, आलू, तिलहन व दलहन दलहनी फसलें। इसको ऐसे कर दो। ठीक। अब सही है, अब दिखेगा आपको साफ साफ। और जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा पाई जाती है पोटाश, चूना की प्रचुरता मिलती है। काली मृदा में, काली मृदा कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रांत और तमिलनाडु का लावा क्षेत्र। कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं बहुत उगाया जाता है काली मृदा में। और पोटास, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है। लेटराइट मृदा जो होती है ना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र और उड़ीसा के पर्वत पादी क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पे चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, काजू की प्रचुरता पाई जाती है। मतलब ये खेती हो जाती है इसकी लेटराइट मृदा में। और लोहा एवं एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। वही बात करते हैं लाल मृदा की, तो लाल मृदा जो है संपूर्ण आपको तमिलनाडु मिलेगी। ठीक है। संपूर्ण तमिलनाडु में कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं एवं मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग। और मूंगफली उगती है वहाँ पे, केला, तंबाकू तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी और कपास, गेहूं, मक्का, ये सब वहाँ पे लाल मृदा में होती हैं। और वहाँ पे लाल लाल लौह तत्व की प्रचुरता पाई जाती है वहाँ पे। एक होता है मरुस्थलीय मृदा, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। और वहाँ पे बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ, ये सब उत्पन्न होता है, या उत्पादन होता है इसका। लवण और फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है। फास्फोरस कहाँ मिलता है? मरुस्थलीय मृदा में ज़्यादा मिलता है फास्फोरस। हम पर्वतीय मृदा की बात करते हैं तो पर्वतीय कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक का कश्मीरी पर्वतीय है, जहाँ पे सेब, नाशपाती, आलू सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे पोटास और फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है। याद है आपको ये चीज़। और इसके आगे देखते हैं कि उर्वरता की कमी के कारण क्या है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे सामने उर्वरता मिलती है, जो मिट्टी की उर्वरता में कमी कई बार दिखता है मुझे, वो क्यों होती है? यहाँ लिख देते हैं मृदा की उर्वरता। मृदा या मिट्टी एक ही चीज़ है। ठीक है। तो पहला देखते हैं हम, 5 आए, आप इसको याद करिए और आप मेंस में जाके लिखिएगा इस चीज़ को। मृदा की उर्वरता में कमी के कारण है, ये मेंस में आप लिख सकते हो। पोषक तत्वों का ह्रास होता है, निक्षालन मतलब भारी वर्षा के कारण निक्षालन होने लगता है। और अपर्दन यानी उर्वरता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास होने लगता है। और चौथा, अच्छा 1 2 3 4 और ये रहा 5, कृषि भूमि का अति उपयोग। और पांचवा जगह दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन। अगर ये है तो मृदा की उर्वरता में कमी आता है, इसी वजह से आता है। अब हम बात करते हैं भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की कमी रहती है। लेकिन फास्फोरस कहीं कहीं मिलता है, पोटास भी कहीं मिलती है, नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं मिलता कहीं में भी, बहुत कम मात्रा में, इतना कि बिल्कुल भी नहीं कह सकते उसको आप। अब बात करते हैं देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब? 1953 में। एक बार जो भी पहले पढ़े ना वही चीज था, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ही था वो भी, जो 1953 में किया गया था। और मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणाम को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके सामने भारत की कृषि के बारे में बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है किस कृषि, और जो मृदा से लगी हुई रहती है, आपको पता ही है। जब कृषि रहेगी फिर सिंचाई भी होगी, इसके बाद फिर जाहिर सी बात है सिंचाई भी होगी। भारत भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि और 4% भाग पर भूभाग पर चारागाह है। और लगभग 21% भाग पर भूमि है, भूमि पर वन है।
और 24% भूमि पर बंजर तथा बिना उपयोग की हुई भूमि है वहाँ पे। तो 51%, 4%, 21%, 24%। 51% भाग क्या है कुल क्षेत्रफल का? कृषि होता है यहाँ पे 51% पे। इसके अंदर जो 4% भाग है वहाँ पे चारागाह होता है, और जो 21% भाग है ना, उस पे भूमि पर वन है। वन की बात करें आप, जो 24% भूमि है वहाँ पे बंजर है। वो 24% जो भूमि वो बंजर तथा बिना उपयोग की हुई भूमि है वो। कृषि राज्य का विषय होता है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 14 में है। आप जब 7वीं अनुसूची जब संविधान पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आपको 3 सूचियाँ मिलेगी, संघ सूची, राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची। ये जो राज्य सूची है ना, उसमें जब आप जाएंगे जो 14 नंबर पर जो लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ कृषि, ये उसकी बात कर रहा है, कृषि की बात कर रहा है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषक आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। कब? 2006 को ऐसा किया था उन्होंने। भारत के अंतरिम अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। पहले जो ये भी फैक्ट है ये कि 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी और जब 47 में भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जब कृषि मंत्री कौन थे? कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है और भारत में मुख्य फसल चावल है। आपको पता पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही उगाया जाता है, चावल भारत में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। चावल उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है और दूसरी स्थान चीन है। ठीक है। अब एक बार इसको जरा देखते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, जब सेरीकल्चर करते हैं तो रेशम कीट पालन होता है वो, एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन, और पिसीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर जो होता है वो फूलों का उत्पादन होता है, और विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मी कल्चर होता है केचुआ पालन, और पोमोकल्चर होता है फलों का उत्पादन, और ओलरी कल्चर होता है सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, और एरोपोर्टिक होता है हवा में पौधों को उगाना। ये पूछा था एग्जाम में, एरोपोर्टिक हवा में पौधों को उगाना, और हाइड्रोपोनिक्स होता है जल में पौधों को उगाना। मृदा रहित कृषि, ये तो ये भी पूछा था, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना है मृदा रहित। मृदा नहीं रहेगी, हम पानी में उसको उसकी जड़ को उगाएंगे, ऐसा होता है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है और IR-20 चावल की अधिक पैदावार होने देने वाली किस्म होती है, उसका नाम IR-20। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान आता है। देखिए, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान होता है, लेकिन जब बात करेंगे प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो पंजाब का प्रथम स्थान आता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। मेक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता किस्में विकसित की गई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, ये एग्जाम में पूछता है। नॉर्मन ई बोरलॉग पूछता है। स्थानांतरी कृषि के विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम। जो झूमिंग कृषि बोलते हैं ना, झूमिंग कृषि, ये उत्तर पूर्वी भारत में बोलते हैं, और मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, और रोका बोलते हैं ब्राजील में, लदांग बोलते हैं मलेशिया में, और चेना बोलते हैं श्रीलंका में। चेना, मोसले जायरे, तमराई बोलते हैं थाईलैंड में तमराई, और खिल बोलते हैं हिमालय पट्टी में,
और वालरे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, और विग्रा बोलते हैं यानी वारिंगा बोलते हैं उड़ीसा में। ठीक है, ये उड़ीसा की बात कर रहे हैं। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है। हरित क्रांति आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की हैं। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में किया गया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको एग्जाम में कभी भी आ सकता है एग्जाम में, और इसको आप ध्यान रख सकते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में किया गया। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर आता है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले एवं दूसरे स्थान पर आते हैं। किसमें? उर्वरक उत्पादन में सबसे ज़्यादा चीन, फिर अमेरिका, फिर भारत। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% व फास्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% उत्पादन करता है, बाकी भारत मंगा लेता है। पोटेशियम उर्वरकों के पूरी तरह आयात किया जाता है, पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है भारत में। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, इसमें फलों और सब्जियों में, और चीन प्रथम स्थान पर आता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है, उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान आता है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास हो जाता है। भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, और चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिंग की प्रचुरता पाई, कैफीन और टैनिंग की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। जो उलंग जो किस्म चाय होती है वो विश्व प्रसिद्ध है और ताइवान में पैदा होती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा जो है ना अरेबिका में होता है। कहवा की अन्य दो किस्में होती हैं, रोबस्ता और लिबेरिका। मोचा जो है ना कहवा यमन से उगाई जाती है। मोचा कहवा कहाँ से? यमन में उगाई जाती है। कुछ क्रांतियों के नाम है: हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, और कृष्ण क्रांति जो है वो बायोडीजल उत्पादन होती है। लाल क्रांति जो है टमाटर व मांस उत्पादन है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछ सकता है ये वाला। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति जो फल उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी, ये भी महत्वपूर्ण, बागवानी भी है। खाकी क्रांति चमड़ा। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, और बैगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन होता है। मीठी क्रांति शहद उत्पादन होता है। रजत रेशा रेशा आज समझ जाना की इच्छा होगा। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन। सदाबहार क्रांति जो है समग्र कृषि विकास, ये पूछ सकता है समग्र कृषि विकास को। मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। आप मक्का देखोगे, अगर मक्का में जस्ता की कमी होती है तो व्हाइट बर्ड हो जाता है, और धान में अगर जस्ता की कमी होती है खैरा रोग होता है, खैरा रोग। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व हिमाचल प्रदेश आर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट कहा जाता है। इसको अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है आर्किड स्टेट। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग
हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार-गोंद की उच्च मांग, भारत विश्व में ग्वार-गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप इसको याद रखिए ये चीज। राजस्थान ग्वार-गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। कर्नाटक सुपारी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में चिकमंगलूर कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है और नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नासिक। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अगर मसाला का राज्य है, कहीं आप केरल मार देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मसाला कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है केरल से। मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। अरहर को बोलते हैं तूर को। लाल चना व पिजन पी के नाम से जाना जाता है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता खा भी लेता है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। ठीक है, नरमा बोल देते हैं उसको। और आगे देखते हैं हम। नरमा हो गया। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश यूएसए है। अन्न भंडारण करते समय दोनों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। अब ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं इनका हम। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 होंगे आपके। एक रबी की फसल, यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें होती हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी। आपसे एग्जाम में कोई भी दे देगा, वो पूछ सकता है ऐसे ही। खरीफ फसल जो दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई की फसल होती है, या जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसका मुख्य फसलें होती है धान, गन्ना। धान होता है, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, महुआ, तिल, सोयाबीन। वहीं पे एक तीसरा भी होता है गर्मा फसल बोलते हैं उसको। इसको जायद भी बोल देते हैं, जायद। या मई जून बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे मक्का, ज्वार, जूट, बडुआ, ये सब चीजें होती हैं। और राई बोलते हैं, राई। भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछेगा ये। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है, उड़ीसा। और केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान प्रजनन लखनऊ में। राष्ट्रीय कहेगा तो कोयम्बटूर, जब भारतीय गन्ना अनुसंधान प्रजनन, ये राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर में, और अनुसंधान संस्थान होगा, केंद्र होगा लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में मिलेगा आपको। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? जोरहाट। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान के चिकमंगलूर। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम होता है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान काशरगोड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में खूब पूछता है ये सब चीजें। आगे आते हैं, देखते हैं इसको। भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान से केंद्र संस्थान और मुख्यालय। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में पूसा बिहार में हुई थी। 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 23 मई 1929 को की गई। इसका मुख्यालय भी
नई दिल्ली बनाया गया। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान भारत और जन्म स्थान ये भी पूछता है। धान जो है कहाँ जन्म है? भारत और इंडोनेशिया में। मक्का मध्य अमेरिका, गेहूँ मध्य एशिया में, तंबाकू दक्षिणी अमेरिका में, रबड़ दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में, उड़द भारत में, मसूर चीन में, अमरूद अमेरिका में, टमाटर मैक्सिको में, बाजरा अफ्रीका, जौ चीन, अरहर देखो अफ्रीका, सोयाबीन चीन, मूंग जो है भारत, ज्वार भारत, चाय चीन, कहवा ब्राज़ील, आलू पेरू, गन्ना भारत। अब हम भारत में सिंचाई की बात करते हैं। इसकी इसके लिए थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं, बस 2 मिनट रुकिएगा आप। 2 मिनट में हम आपको फिर से बताते हैं इसको। बस अब हम बात करते हैं भारत में सिंचाई के बारे में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है सिंचाई की वाली बात भी, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है सिंचाई के बारे में भी। ठीक है, आइए हम बात करते हैं सिंचाई, भारत में सिंचाई की बात। भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 भाग कौन से हैं? एक बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना, तीसरा लघु सिंचाई परियोजना। बृहद, मध्यम और लघु 3 तरीके से बांटा जाता है इसको। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। मान लीजिए ऐसी कोई परियोजना लागू किया गया जहाँ पे 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो, और उसको हमने बोल दिया बृहद सिंचाई परियोजना। 10,000। और मध्यम सिंचाई परियोजना क्या होती है? जो 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के बीच कृषि योग्य भूमि हो जहाँ पे, उसको बोलते हैं। और लघु सिंचाई परियोजना कहाँ बोलेंगे? 2000 से हेक्टेयर से भी कम कृषि योग्य भूमि, उसको बोलेंगे लघु बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो बृहद ये हो गया, मध्य हो गया और लघु परियोजना ये हो गई। वर्तमान समय में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन तथा और 63% छोटी सिंचाई परियोजना के अधीन आती है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 20.2% है। बस ये देखिए, अब यही है भारत का विकास। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का मात्र और मात्र 20.2% ही है। ये कितना दुख की बात होती है यार। ये कुआं व नलकूप कितना करता है? 55.9% करता है ये। और वहीं पर नहर करता है 31% करता है। फिर तालाब 6.1% और अन्य स्रोत 6.6%। सबसे ज़्यादा करता है कुआं और नलकूप सबसे ज़्यादा करता है। फिर अब करता है नहर करता है, फिर जो है तालाब करता है। ये क्रम लगाने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में लगभग 21% है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र लगभग 1360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बस बाकी 77% पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। सॉरी 67 पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ कुछ ऐसे काम चलता रहता है। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट तमिलनाडु में 18% में पाए जाते हैं, और भारत जो है महाराष्ट्र 15.6% दूसरा स्थान पर आता है। पहला आता है तमिलनाडु 18%, दूसरा आता है महाराष्ट्र 15.6%, और केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, महाद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। और दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर कार्यरत है। इस परियोजना के तहत बना जलाशय
गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। यह गुजरात व दादर एवं नागर हवेली की संयुक्त परियोजनाएं बनी है। दमन गंगा नदी महाराष्ट्र की एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। उसका नाम है दमन गंगा। कभी पूछ सकता है क्योंकि बहुत परियोजनाएं हैं उस पर, तो महत्वपूर्ण हो सकता है ये, इसलिए ज़रूरी है इसको जानना। ठीक है, आगे देखते हैं। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिलों में गिरना नदी पर स्थापित किया गया। कौन? गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है और नासिक जिला में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स टिहरी टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा भिलंगाना नदी पर स्थित है। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। सारण सिंचाई नहर व त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। अब बात करते हैं हम मल्टी स्टेज की बात करते हैं, क्या होता है थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। इसमें 6 पॉइंट दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम। ठीक है, तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले के मेडीगड्डा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 21 जून 2019 को किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं भाई। एक है हमारी जो पहली है वो कालेवरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 MW अधिकतम क्षमता वाले, MW मतलब होता है मेगावाट, 139 मेगावाट अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया है। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कभी नहीं किया गया है। विश्व के सबसे बड़े टनल रोड 203 मीटर का निर्माण किया गया। कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC यानी 2 T हो गया ट्रिलियन, नहीं 2 टन और MC इसको बोलते हैं कि अभी याद नहीं आ रहा, 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांवों के पानी की जरूरत को पूरा करेगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया, जो 618 मीटर ऊंचाई तक है। पीडीगड्डा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई तथा कोंडा पोछम्मा सागर के सबसे अधिक 618 मीटर की ऊंचाई पर है। इस परियोजना से सबसे ज्यादा श्री रामनगर में 200 TMC पानी का उपयोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी 3 TMC पानी उपयोग में लाया जाएगा। मीट्रिक टन ऐसे कुछ बोलते हैं, मीट्रिक टन करके याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं TMC को। भारत सरकार ने 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया है। 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री, संवर्ध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। ये कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, आप तैयार रहिएगा इसको। अब हम पढ़ते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, और है बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए पढ़ते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति है वो क्या है। किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों के समूह को कहते हैं वनस्पति बोलते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से अगर कोई पैदा होता है पेड़ पौधे, उसको बोलते हैं वनस्पति। पौधों का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृतिक
वनस्पति बोलते हैं। वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा हो जाती हैं तथा जिस पर लंबे समय तक किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, अक्षत वनस्पति भी कहते हैं उसको। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। बहुत महत्वपूर्ण है ये वन, और हमने एक बार पढ़ भी लिया है थोड़ा सा, कुछ दिन पहले हमने देखा था इसके बारे में। अभी यहाँ पे हम देखते हैं वनों के बारे में, कैसे कैसे वन को बांटा गया है। लगभग 5-6 तो बांटा ही गया है, 6 तो आपको मिलेंगे यहाँ। तो निम्न वर्गों में लगभग 6 वर्गों में बांट करते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र तो सह्याद्री और शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को शोला वन कहते हैं, शोला वन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में शोला वन। आगे बढ़ते हैं। इस वन में पाए जाने मुख्य वृक्ष रोडवुड, महोगनी, एनी, एबनी, बेत, सिनकोना, रबर आदि है। ये वन मसालों के बागानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इस वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि। अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगवाए, जिसका उपयोग रेल की पटरी बनाने के लिए हुआ। रेल की पटरी बनाने में सखुआ लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता था, तो लोहा का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी वहां पे, ठीक है। और ये वन जो है प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भाग और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। मुख्य पेड़ कौन है? तेंदु, पलास और अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड। चौथा होगा हमारा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ऐसा क्षेत्र है ये। यह दक्षिण पश्चिमी पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल होते हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इन वनों में बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इन पेड़ों के नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ घास होती है। अब बात करते हैं हम पर्वतीय वन की। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक उत्तरी पर्वतीय वन और दूसरा दक्षिणी पर्वतीय वन। हिमालय के गिरिपाद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हिमालय के 1000 से लेकर 2000 मीटर के बीच की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 1500 से लेकर के 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार, चिनार और वालन के पेड़ पाए जाते हैं। चिनार एवं वालन की लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। हिमालय के 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर वैल्यू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। 2225 लेकर के 3048 मीटर की ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया इन चारागाहों का पशुचारण के लिए महत्वपूर्ण उपयोग करते हैं। 3000 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, बर्च और
रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी भागों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस और लाइकेन आदि पाई जाती है। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट में, विंध्याचल में और नीलगिरी पर्वत में। ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर है यही है। इसीलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधी और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधी प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में मगनोलिया, लैरेल और सिनकोना और बैटल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब 6वां नंबर पर आता है मैंग्रोव वन। भारत का मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित होते हैं। इसके अतिरिक्त ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। भारत में वन आवरण रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में वन आवरण रिपोर्ट, ठीक है। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 ईस्वी में तैयार की गई थी। कौन सी? स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति, और सबसे पहले किया गया था 1894 में। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1987 को प्रकाशित किया जाता है। भारत वन रिपोर्ट 2023। अब 2023 को देखिए, जो 2024 में पूरा किया गया था, यानी अभी जो 2000 इसके लेटेस्ट अभी नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ अभी लेटेस्ट तो आया नहीं है, तो हमें इसी से काम दिलाना पड़ेगा, 2023 वाले से ही काम दिलाना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं 2023, देखते हैं हल्का सा। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट 2023 अक्टूबर से दिसंबर 2021 के आंकड़ों के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। 21 वाला 23 में आया है, तो 23 वाला 25-26 में आएगा। वर्ष 2021 तुलना में देश में वनावरण एवं वृक्षारोपण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कुल वृक्षावरण जो है ना, वो बढ़ गया है, जो देश की भौगोलिक क्षेत्र का 3.41 है। बस ये पूछेगा, 3.41 परसेंट पूछेगा आपसे। देश में कुल आवरण जो है ना, कुल वनावरण, ये पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 21.73% है। ठीक, और वृक्षावरण और वनावरण दोनों मिला करके कितना है? 25.17 है। ठीक है, 25.17 है। दरअसल ये 3 इसका है, और ये वनावरण ये है। ये वृक्षावरण है, ये वनावरण है। वन ज्यादा है, वृक्षारोपण कम है, दोनों मिला दिए तो 25.17 हो गया। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन से? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप और लद्दाख, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व द्वीप और दिल्ली। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता सबसे ज़्यादा मिजोरम में, फिर अरुणाचल में, फिर मेघालय में, फिर मणिपुर में, फिर नागालैंड में।
और न्यूनतम वनावरण परसेंट में कौन सा है? हरियाणा सबसे कम है। फिर उसके बाद पंजाब, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। इस तरह से है। आइए इसके आगे देखते हैं हम। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य: लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण 5 राज्य: हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 संघ शासित प्रदेश: पहला लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, फिर आता चंडीगढ़। मुझे लगा दिल्ली आएगा। वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य हैं: महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। वृक्षावरण की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन से हैं? सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाला राज्य केरल एवं संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। कुल वनावरण एवं वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन से हैं? वो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत वाले 3 राज्य हैं: मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल मैंग्रोव आवरण 4,951.68 वर्ग किलोमीटर है, जो 2001 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं वन रिपोर्ट 2023। वनावरण क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से राज्य हैं? 2021 की तुलना में वनावरण में परिवर्तन, 2021 के आकलन की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत। मिजोरम में बात करें तो आप देखेंगे 241.73 था, जो बदला हुआ है कब? 1.36 में। ऐसे गुजरात में, उड़ीसा में और कर्नाटक और केरल में भी है। आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। भारत में जनजातीय जिले 543 में से 188 जिले जनगणना 2021 में का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 33.63% है, परंतु देश का 59.6961% इन्हीं जिलों में पाया जाता है। अब बात करते हैं वन संरक्षण की। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण होगा व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है, देश में 33% भाग पर वन लगाना होता है, जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक है, मतलब ठीक ठाक काम कर रहा है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलन क्षेत्रों में वन लगाना, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना है। चौथा, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना है तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण करना है। पांचवा है, निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वृक्ष वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। छठवां, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग में लाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देना। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों। अब देखिए, जो भारत की खनिज संसाधन है ना, अब इसको हम पढ़ते हैं, आपको समझाएंगे अगले वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए रिस्क लेना ठीक नहीं है
और वैसे भी ऑलरेडी कई चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं इसमें। तो अब हम इसके बाद जो वीडियो लेकर के आएंगे वो आएंगे लेकर के खनिज, भारत के खनिज संसाधन और भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, इसके बारे में, ठीक है। और ये वीडियो हमारी होगी लगभग 3, 4, 5वीं वीडियो हो जाएगी जो हम अगली बार लेकर के आएंगे, ओके। और आप लोग एकदम तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए, बहुत ज़रूरी है। आप सब पढ़ते रहिए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर सहयोग करें। आपका सहयोग से ही आगे काम हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।